अस्सलाम वालेकुम। @इरफान खान उर्दू ऑफिशियल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इससे पहले के वीडियो आपने अच्छे से देखे, समझे, याद किए होंगे। अगर आपने अब तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब हमारा उर्दू का सफ़र इस किताब के अंदर ख़त्म हो रहा है और इसके बाद दीनी तालीम का रिसाला, जिसको हम तालीमुल इस्लाम के नाम से जानते हैं, वो हमारा शुरू होने वाला है। उसमें आपको इंशाअल्लाह उर्दू सीखना और दीन सीखना दोनों आसान हो जाएगा। शुरू करते हैं सबक नंबर 17, नील के बारे में। नील की जो खेती होती थी, जो कपड़ों में नील दिया जाता था, वो नील है, और इसको किस तरह से पैदा किया जाता है, बनाया जाता है, उसके ऊपर जिक्र है। और ये सबक हम 2 हिस्सों में रिकॉर्ड करेंगे। नील का पौधा कुछ बहुत ऊंचा नहीं होता, तखमीनन या तुखमीनन, तकरीबन, ये लफ्ज़ अरबी का है, 2 गज़ के करीब बुलंद होता है। 2 गज़ के करीब, 2 गज़ मीन्स 3 फिट का 1 गज़ होता है, तो 6 फिट के करीब, 2 गज़ के करीब बुलंद होता है, ऊंचा होता है। उसके पत्तों की शक्ल कुछ बीजवी सी होती है। बीजा यानी अंडा, और बीजवी सी मतलब अंडे की शक्ल की होती है। पत्तों के जोड़े शाख के दोनों तरफ निकलते हैं। जब जब पौधे में कलियां फूटने का वक्त आ जाता है तो उसको काट लेते हैं और गट्ठे गट्ठे बांधकर एक बड़े हौज में, हौज हौज तो आप समझते होंगे, जिसमें हम वज़ू करते हैं, मस्जिदों में होती है, काफ़ी बड़ा सारा गहरा गड्ढा जिसमें पानी भरा होता है, हौज के अंदर डाल देते हैं। जो ख़ास इसी गर्ज से, इसी मकसद से, इसी गर्ज के लिए चूने गज से तामीर किया जाता है। वो गट्ठे इतनी मकदार में, इतनी तादाद में, मकदार से डाले जाते हैं कि 3/4 हौज़ भर जाता है। 75% हौज़ भर जाता है, 3/4 हौज़ भर जाता है। हौज़ भर जाए। नील के गट्ठे जो हौज़ के अंदर डाले जाते हैं, उनके ऊपर लंबी लंबी भारी कड़ियाँ, वज़नी कोई चीज़, लंबी लंबी भारी कड़ियाँ वग़ैरह लादी जाती हैं, यानी उसके ऊपर डाल दी जाती हैं, ताकि वो उनके भारी बोझ से दबे रहें। और जब हौज़ में पानी छोड़ा जाए तो उसकी सतह, उसकी ऊपरी हिस्सा, ऊपर पर तैरने न लगे। फिर हौज़ को पानी से इस कदर भरते हैं कि वो पौधे जो कड़ियों के नीचे दबाए गए हैं बिल्कुल पानी में गर्क हो जाएं, यानी पूरे डूब जाएं। जब पौधों को भीगे हुए चंद रोज़ हो जाते हैं तो उस पानी की रंगत में जर्दी झलकने लगती है, पीलापन दिखने लगता है, झलकने लगती है। उस वक्त मोरी की डाढ़ जो हौज़ की तह में होती है, मोरी की डांट, उस वक्त मोरी यानी कि नाली जिससे पानी बाहर निकल जाए, और डांट वो कपड़ा जो सुराख बंद करने की चीज़ के तौर पे यूज़ किया जाता है, सुराख बंद किया जाता है जिससे पानी रुका रहे। डांट जो हौज़ की तह में होती है खोल दी जाती है और तमाम पानी हौज़ में चला जाता है। पहले हौज़ की निस्बत नशीब में बना होता है। पहला जो हौज़ है वो थोड़ा ऊपर है और दूसरा जो हौज़ है वो उससे भी गहराई में बना होता है। तो जब उस पानी की डांट को हटा देते हैं तो वो जो पानी नील के हौज़ में भरा था वो पानी दूसरी वाली हौज़ में चला जाता है जो नशीब में बना होता है। इंशाल्लाह इसके बाद के वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। @इरफान खान उर्दू ऑफिशियल पर आपका इस्तकबाल करता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि इससे पहले के वीडियो आपने याद किए होंगे। हम और आप यूट्यूब के ज़रिए से मुखातिब हैं, जो कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि हमारे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। और अब हमारा जो उर्दू का सफ़र था, उर्दू सीखने वाला, वो इस किताब में, उर्दू की तीसरी किताब में ख़त्म हो रहा है और इसके बाद हमारा तालीमुल इस्लाम का रिसाला शुरू होने वाला है। तो अगर आप हमें सब्सक्राइब कर लेते हैं तो काफ़ी फ़ायदा होगा। शुरू करते हैं सबक नंबर 17 का बचा हुआ हिस्सा। सबक नंबर 17 नील के बारे में जो था। अब इस जर्दी माइल पानी को, जो कि पीला पड़ चुका है,
جو نیچے کے حوض میں آ گیا ہے لمبی لکڑیوں اور بانسوں کے ذریعے سے بلونا شروع کرتے ہیں، اسے گھولنا شروع کرتے ہیں۔ گھولنا، بلونا مینز گھولنا شروع کرتے ہیں۔ اس ترکیب سے باہر کی ہوا پانی میں شامل ہو جاتی ہے اور زرد رنگ کے ذروں کو جو پانی کے اندر گھلے ہوئے ہیں نیلا بنا دیتی ہے۔ پانی خوب نیلا ہو جاتا ہے تو اس کو چھوڑ دیتے ہیں تاکہ نیل کے ذرے تہ نشی ہو جائیں، یعنی کہ زمین کے نیچے بالکل تہ میں بیٹھ جائیں۔ پھر اوپر کا صاف پانی ایک موری کے راستے، نالی کے راستے، یعنی آج کے ڈیٹ میں بات کریں گے تو ایک پائپ لائن کے ذریعے ایک موری کے راستے سے باہر نکال دیا جاتا ہے، اور نیلی گاد یعنی جو اس کا نیچے کا حصے میں جو کافی گاڑھا گاڑھا نیل رہ جاتا ہے، نیلی گاد باقی رہ جاتی ہے، جس کو جوش دے کر یعنی گرم کر آنچ لگا کر جوش دے کر پانی سکھا لیتے ہیں۔ اب نیل کی ٹکیاں دبا دبا کر بنائی جاتی اور بہت حفاظت کے ساتھ وزن کر کے لکڑی کے صندوقوں میں بند کی جاتی ہیں، اور جہاں ان کی گاہکی ہوتی ہے، جہاں اس کی مانگ ہوتی ہے، اس کو خریدار ہوتے ہیں، وہاں سر بند صندوق جو اوپر سے بند ہو، جس کا منہ بند ہو، سر بند صندوق روانہ کر دیے جاتے ہیں، اچھے سے پیک کر کے صندوقوں میں بھر کے روانہ کر دیے جاتے۔ نیل رنگنے کے کام آتا ہے، اس کی بڑی قیمت ہوتی ہے، کبھی کبھی 200-250 روپیے من۔ اس زمانے میں من میں بیچتے تھے، من کے حساب سے وزن ہوتا ہے یہ، اور آج کی ریٹ میں بات کریں گے تو 37 kg کی بات آ رہی ہے، 37 kg وزن، 200 یا 250 روپیے من کے حساب سے فروخت ہوتا تھا۔ جس سال نیل گرا یعنی کہ مہنگا بکتا ہے، نیل کے کارخانے والوں کو بڑی منفعت حاصل ہوتی تھی، مگر جب عارضاں ہو جاتا ہے یعنی کہ سستا ہو جاتا ہے، نیل جب عارضاں ہو جاتا ہے یا پیداوار اچھی نہیں ہوتی تو خسارہ بھی بہت ہوتا ہے، یعنی کہ نقصان بھی بہت ہوتا ہے نیل بنانے والوں کو، بیچنے والوں کو اور کارخانے والوں کو، یہاں تک کہ کارخانہ پٹ ہو جاتا ہے یعنی کہ بند ہو جاتا ہے۔ نیل خاص کر ہندوستان میں پیدا ہوتا ہے، بنگالے میں اس کی کاشت، یعنی بنگالے مینز آج کے زمانے کا بنگلہ دیش میں اس کی کاشت، یا آپ بنگال بھی بول سکتے ہیں، آج کے پشچم بنگال میں اس کی کاشت بہت ہوتی ہے، اور وہاں نیل بنانے کے بہت سے کارخانے ہیں۔ اب کسی قدر کچھ ملک امریکہ کے گرم حصوں میں بھی بویا جانے لگا ہے نیل۔ 125 سال پہلے یہ لکھ رہا ہے۔ انشاءاللہ اس کے بعد کے ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔